दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ नए नियम और नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जानेंगे एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से। तो बिना समय गंवाए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ाने की हो सकती है घोषणा। धार्मिक स्थलों को खोलने की मिल सकती है अनुमति। जी आपको बता दें कि खबरें हैं कि केंद्र सरकार 31 मई के बाद भी अगले 15 दिनों के लिए लॉकडाउन 5 की घोषणा कर सकती है। देश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमित मामलों में जिस रफ्तार से इजाफा हुआ है, उसके बाद सरकार की ओर से इस तरह के कदम उठाए जाने के आसार बन रहे हैं। हालांकि उम्मीद है कि लॉकडाउन 5 में कुछ और तरह की छूटें मिल सकती हैं और मुख्य फोकस कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश के 11 शहरों पर ही रह सकता है। माना जा रहा है कि इन शहरों में लॉकडाउन के नियम सख्ती से लागू रहेंगे, जबकि देश के बाकी हिस्सों में कुछ ज्यादा छूट दिए जा सकते हैं। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन 5 में उन 11 शहरों पर ही ज्यादा फोकस किया जाना है जहां देश के 70% कोरोना वायरस केस मिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिन शहरों पर अगले लॉकडाउन में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा उनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, थाने, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता शामिल है। जबकि इनमें से 5 शहरों में पूरे भारत के करीब 60% कोरोना वायरस केस हैं, जो कि पूरे देश में 1.51 लाख के करीब हैं। और ये 5 शहर हैं मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता। इसमें पहले केंद्र सरकार ने देश के 29 नगर निगमों की एक लिस्ट तैयार की थी, जो देश में 80% कोरोना वायरस केस के लिए जिम्मेदार हैं। माना जा रहा है कि लॉकडाउन के 5वें चरण में धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने पर सरकार विचार कर सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई जाएंगी। इन शर्तों में सार्वजनिक तौर पर कोई धार्मिक उत्सव नहीं मनाने और त्योहारों या मेले जैसे कार्यक्रमों की मनाही हो सकती है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर भीड़ नहीं जुटाने और मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने की शर्तें हो सकती हैं। दरअसल कर्नाटक सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी से भी गुजारिश की है और पीएमओ को एक खत भी भेजा है, जिसमें 1 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने का आग्रह किया गया है। और अब अगली खबर बता दें कि कब थमेगी कोविड-19 की रफ्तार। देश में कोरोना के मामले 1.5 लाख के पार। 24 घंटे में 6,387 नए केस और 170 लोगों की गई जानें। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण में ताबड़तोड़ वृद्धि जारी है और इसके पॉजिटिव मामले का आंकड़ा 1.5 लाख के पार हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,387 नए मामले सामने आए हैं और करीब 170 लोगों की जान भी गई है। बुधवार को जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 1,51,767 हो गए हैं और कोविड-19 से अब तक के 4337 लोगों की जान भी जा चुकी है। कोरोना वायरस से कुल 1,51,767 केसों में 83,004 एक्टिव केस हैं। वहीं 64,425 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है या फिर वह पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें, कोरोना वायरस से अब तक सबसे अधिक 1792 लोगों की जाने गई हैं, जो कि महाराष्ट्र में, और यहां अब इस महामारी से पीड़ितों की संख्या 54,758 हो गई है। और अब बता दें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में आतंक मचाने के बाद यूपी पहुंचा टिड्डियों का दल। सीएम योगी ने दिए हैं ये निर्देश। आपको बता दें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में आतंक मचाने के बाद टिड्डियों का दल बुधवार उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंच गया। अब इससे निपटने के लिए सरकार कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिड्डी दल पर नियंत्रण करने के लिए प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों झांसी, ललितपुर, आगरा, मथुरा, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हमीरपुर, महोबा, बांद्रा, चित्रकूट, जालौन, इटावा एवं कानपुर देहात आदि जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने समीक्षा कर संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों और कृषि विभाग के अधिकारियों को टिड्डी दल से बचाव के लिए उचित कार्रवाई करने को कहा है। बयान के अनुसार प्रदेश स्तर पर टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए नियंत्रण कक्ष और टीमों का गठन किया जा चुका है, जो टिड्डी दलों के प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भ्रमण एवं उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखकर संबंधित जिलों को आवश्यक सुरक्षात्मक निर्देश जारी कर रहा है।
और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि मुंबई के वसई स्टेशन के पास कल रात से घर जाने का इंतजार कर रहे हैं सैकड़ों मजदूर। जी हां, आपको बता दें कि मजदूरों को उनके राज्य वापस भेजने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र सरकार के बीच ट्रेन को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। इस राजनीति के भेंट हजारों मजदूर चढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां रेल मंत्री महाराष्ट्र में पर्याप्त ट्रेन खड़े होने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र को सूरत हाल ये है कि हजारों मजदूर स्टेशन के बाहर ट्रेन चलने की उम्मीद में सड़क पर रात बिता रहे हैं। कुछ इसी तरह का दृश्य हमें पालघर के वसई स्टेशन के पास मौजूद सनसिटी मैदान और उसके आसपास के परिसर में देखने को मिला, जहां हजारों की संख्या में पुरुष, महिला, बच्चे, गर्भवती महिलाएं कल रात से इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनके लिए वसई स्टेशन से ट्रेन चलाई जाएगी और सभी को उनके गृह राज्य भेजा जाएगा। और अब बता दें कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को किया फोन, कहा कोरोना काल में कांग्रेस आपके साथ। जी आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। इसी महामारी को लेकर अब राज्य में सियासी घमासान छिड़ गया है। आपको बता दें बीजेपी उद्धव सरकार पर आरोप लगा रही है कि वह कोरोना से लड़ने में नाकाम रही, इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अब उद्धव ठाकरे ने गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बीच खबर आई है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की है और बताया जा रहा है कि उद्धव और राहुल के बीच फोन पर ये बातचीत कल हुई है। राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को किया और आश्वस्त किया है कि कोरोना के इस संकट काल में कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है। दरअसल कल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार है, जहां हम अपने हिसाब से फैसला कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, जहां कांग्रेस सबसे छोटा दल है। उन्होंने कहा शिवसेना और एनसीपी दो बड़े दल हैं, जैसे हम कांग्रेस शासित राज्यों में फैसला ले सकते हैं, वैसे हम महाराष्ट्र में फैसला नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस की भागीदारी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए और कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी के बयान के दो मायने हैं। पहला, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कांग्रेस की बात नहीं सुनते और दूसरा, राहुल गांधी ये बात तभी बोल सकते थे जब कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार को बाहर से समर्थन करती, लेकिन ऐसा नहीं है। और अब बता दें कि शिवसेना बोली आग लगाने का काम कर रहे हैं संघ का झंडा उठाने वाले राज्यपाल कोश्यारी। जी आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। पक्ष और विपक्ष कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के बजाय पिछले कुछ दिनों से आपस में ही भिड़ रही है। बीजेपी उद्धव सरकार पर आरोप लगा रही है कि वह कोरोना से लड़ने में नाकाम रही, इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इस बीच बीजेपी एनसीपी के नेता लगातार राज्यपाल भरत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर रहे हैं, जिसको लेकर अब शिवसेना राज्यपाल पर ही हमलावर हो रही है और शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विरोधियों पर निशाना साधा है। सामना में लिखा है कि राज्यपाल सिंह नियुक्तियों के अधिकार की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ संविधान में संशोधन करके ही मिल सकता है। राज्यपाल संघ का झंडा उठाने वाले संत महात्मा हैं, ऐसे महात्मा आग लगाने का काम करेंगे, ये विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है हरियाणा के राज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार और रेलवे के बीच टकराव का खामियाजा भुगत रहे प्रवासी मजदूर, कुर्ला रेलवे स्टेशन इकट्ठा हुई भीड़। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमितों के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। इसकी राजधानी मुंबई में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, फिर भी मुंबई में रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भीड़ का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कुर्ला टर्मिनस के बाहर मंगलवार शाम को बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली और ये भीड़ पहले भी भीड़ तरह नहीं थी। पहले भी भीड़ तो बिना किसी के नेतृत्व में इकट्ठा होकर पहुंच रही थी। इसमें प्रवासी मजदूर और कामगार शामिल थे, लेकिन कुर्ला टर्मिनस पर इकट्ठा हुई भीड़ संयोजित तरीके से सरकार ने बचाई हुई है। कुर्ला टर्मिनस पर इकट्ठा हुए लोग मुंबई वेस्ट की बसों में धारावी और शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाए गए। ऐसा करने का आदेश सरकार का था। यहाँ लोग 10 से 15 घंटे और इससे भी ज्यादा वक्त से स्टेशन के बाहर बैठे हैं और अपनी बारी और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आने का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र की रेलवे जिस तरीके से एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, उसका खामियाजा अब आम लोग भुगत रहे हैं। और अब बता दें कि 5 महीने बाद होने जा रहे हैं बिहार के चुनाव में मुद्दा बनेगा 35 लाख प्रवासी मजदूर।
जी आपको बता दें कि रिवर्स माइग्रेशन, अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे मजदूर बिहार की राजनीति के लिए एक युगांतकारी घटना है। 1 मई से अभी तक करीब 12 लाख मजदूर बिहार लौट चुके हैं। अगले 10 दिनों में करीब 20 लाख मजदूर बिहार लौटने वाले हैं। लॉकडाउन 1 के दौरान पैदल और बसों से करीब 1 लाख प्रवासी मजदूर पहले ही अपने गांव लौट चुके हैं। बिहार के मंत्री संजय झा के मुताबिक बिहार के 37 लाख लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं। अगर इनमें से 35 लाख श्रमिक भी बिहार लौटते हैं तो इनकी मौजूदगी बिहार की राजनीति को एक नए मुकाम पर ले जाएगी। हालांकि रिवर्स माइग्रेशन एवं एक सामाजिक आर्थिक मुद्दा है, लेकिन उससे अधिक ये एक राजनीतिक मुद्दा है। 5 महीने बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव होगा तो मजदूरों का ये मुद्दा जीत हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। इसलिए बिहार का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस विशाल संख्या बल को साधने में जुट गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह का माहौल बिहार में चल रहा है उस तरह से आने वाले इलेक्शन में किसकी सरकार बनने की संभावना है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार के साथ अब घर देगी योगी सरकार। आवास प्लस योजना के तहत कर रहे हैं पंजीकरण। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन में काम धंधे बंद हो गए हैं, जिसके चलते प्रवासी मजदूर के सामने विषम हालात हैं। ऐसे में उनके पास घर लौटने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। गैर प्रदेशों से उत्तर प्रदेश लौटे प्रवासी श्रमिकों व कामगारों के लिए सूबे की योगी सरकार रोजगार के साथ आवास प्लस योजना के तहत आवास उपलब्ध कराएगी। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासियों के लिए लागू होगी। इसके लिए गाँवों में पंजीकरण भी शुरू हो गए हैं। दरअसल लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग राज्यों में अब तक के 25 लाख से ज्यादा प्रवासी कामगार यूपी लौट चुके हैं। इनमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं। वापस लौटे इन परिवारों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने को अपना घर नहीं है। ऐसे में इन लोगों के सामने रहने की एक बड़ी समस्या है। ऐसे में उन्हें अब या तो अपने मूल गांव में ही किराए पर मकान लेना पड़ रहा है या फिर कच्चा मकान बनाकर रह रहे हैं। वहीं ग्राम्य विकास आयुक्त के रविंद्र नायक ने बताया कि जिन आवासहीन प्रवासियों ने आवास प्लस योजना में पंजीकरण कराया है उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाएगा। और अब अगली खबर आ रही है कि ठाकरे के मंत्री बोले महाराष्ट्र सरकार गिराने के मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं मोदी और फडणवीस। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा है कि भाजपा को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उद्धव सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि सरकार को गिराने की कोशिश करनी चाहिए। राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार लाना चाहते हैं, लेकिन ये मुंगेरी लाल से हसीन सपनों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उन्हें ये सपने देखना बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा नेता राज्यपाल से सरकार गिराने को लेकर मिल रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि इस मुश्किल समय में सबको साथ होना चाहिए। कोरोना के खिलाफ युद्ध में सबको साथ आना चाहिए, लेकिन बीजेपी को शर्म नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि जब सोलापुर में बाढ़ आई थी तो भारी तबाही हुई थी, तो हम विपक्ष में थे लेकिन जाकर काम किया। राउत ने कहा कि आज देवेंद्र फडणवीस को नरेंद्र मोदी की चमचागिरी छोड़कर राज्य के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात में नमस्ते ट्रम्प के जरिए मोदी ही कोरोना लेकर आए हैं। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में बता दें कि कोरोना पर भारी पॉलिटिक्स। 28 मई को देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ऑनलाइन अभियान। जी हम बात करें कि कोरोना महामारी पर राजनीति भारी पड़ रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ 28 मई कांग्रेस ऑनलाइन अभियान चलाएगी। वर्तमान परिस्थिति में संकट के दौर से गुजर रहे लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों, किसानों, संगठित क्षेत्रों के कामगारों, एमएसएमई, छोटे कारोबारियों और दैनिक मजदूरों की आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 28 मई सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा समस्त राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों एवं कांग्रेस विधायक दल के नेताओं की वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित की गई, जिसमें ऑनलाइन अभियान की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। और अब बता दें कि कोरोना के कहर से मंदी की हालत में देश जीडीपी ग्रोथ रेट -5% रहेगी।
आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। इकोनॉमी मंदी की स्थिति में जाती दिख रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर कुछ सही नहीं हुआ तो ये अब तक की सबसे भयावह मंदी हो सकती है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में इकोनॉमी 5% की दर से सिकुड़ सकती है। इसका अर्थ है कि विकास दर 0 से भी 5% नीचे चली जाएगी। एजेंसी के अनुमान है कि फिर से वृद्धि की पटरी पर लौटने में 3 वित्त वर्ष का समय लग सकता है। आपको बता दें कि इसके पहले 28 अप्रैल को क्रिसिल ने कहा था कि भारत की जीडीपी में 1.8% की बढ़त होगी, लेकिन लगातार जारी लॉकडाउन और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेटिंग एजेंसियां अब भारत की जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ यानी गिरावट का अनुमान जारी करने लगी है। और अब अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि गर्मी ने किया बेहाल, आज से राहत के आसार। इन राज्यों में आंधी बारिश का है अनुमान। जी आपको बता दें कई दिनों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बुधवार को भी लोगों को बेहाल किया है। हालांकि गुरुवार शाम या रात से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। शुक्रवार से रविवार तक हल्की बारिश के भी आसार हैं। करीब सप्ताह भर तक तापमान में भी गिरावट बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह सूरज के निकलने के साथ ही धूप में तल्खी आने लगी थी और दिन चढ़ने के साथ साथ तो मानो आग ही बरसने लगी। पालम में अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर अधिकतम 47 और न्यूनतम 14% रिकॉर्ड किया गया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।